Hello students, so today we are going to start our chapter number 2, phrase and clause. Sometimes a group of two or more words make sense but may not convey complete meaning. यानी कुछ दो और तीन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कुछ सेंस तो देते हैं पर कंप्लीट मीनिंग नहीं बता पाते, उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेज। अगर वो कंप्लीट मीनिंग दे देंगे फिर तो क्या बनेंगे, तो सेंटेंस बन जाएंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस बट इट डज नॉट हैव अ फाइनाइट। वो क्या होते हैं, सेंटेंस का पार्ट हो सकते हैं पर उनमें कोई भी वर्ब प्रेजेंट नहीं होती। इट कंटेन्स अ नॉन फाइनाइट वर्ब एंड इंफिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरेंट। या तो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी या कोई इंफिनिटिव होगा। इंफिनिटिव होता है तो लग जाता है, जैसे तो लोग तो ये आते हैं इंफिनिटिव, या फिर कोई पार्टिसिपल होगा या फिर कोई जिरेंट होगा। द टीचर थ्रू द बुक आउट ऑफ द विंडो, तो ये क्या है, ये फ्रेज है। आउट ऑफ द विंडो यानी विंडो से बाहर, तो इसका कुछ मीनिंग है पर जब तक वो सेंटेंस में यूज नहीं होगा तो उसका मीनिंग अधूरा अधूरा रहेगा। पर आउट ऑफ द विंडो से हमें ये तो समझ आ रहा है कि यानी विंडो से बाहर, पर क्या, तो द टीचर थ्रू द बुक, यानी अब समझ आया कि जब टीचर ने क्या करी, बुक को थ्रो करा बाहर। चिल्ड्रन लव वॉचिंग कार्टून, तो वॉचिंग कार्टून फ्रेज है और चिल्ड्रन लव यानी बच्चों को कार्टून देखना अच्छा लगता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज, यानी जिसका कुछ मीनिंग तो होता है पर कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। अब हमारे टाइप्स देखेंगे, फ्रेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्रेजेस भी 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला नाउन फ्रेज, तो वो जिसके आगे 2 वर्ड लग गया वो वही वाला काम करेगा। तो नाउन का काम क्या होता है, किसी का भी नेम। तो अ नाउन फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। जो नाउन की तरह काम करे उसको हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। इसमें नाउन होती है और अदर एसोसिएटेड वर्ड्स व्हिच मॉडिफाई द नाउन, कुछ ऐसे वर्ड्स जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। जैसे they hired a huge beautiful home, they hired a 70-year-old woman। तो 70-year-old किसको क्वालिफाई करा गया है, woman को, was sitting in the garden। तो देखो नाउन क्या होगा, सिंगल वर्ड होगा। पर अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक को मॉडिफाई कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज। इसीलिए ये नाउन वाला काम कर रहा हो और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसीलिए इसको हमने बोला है नाउन फ्रेज। क्योंकि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फिर अगला है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा, जो एडजेक्टिव वाला काम करेगा, यानी किसी की क्वालिटी बताएगा और क्या होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। तो ही ड्राइव्स अ कार इन अ वेरी हाई स्पीड, तो हाई स्पीड 2 वर्ड हो गए तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव फ्रेज। अलमीरा इज मेड ऑफ स्टील, तो अलमीरा किससे बनी हुई है, ऑफ स्टील से। ऑफ स्टील एडजेक्टिव वाला काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज। फिर आता है एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब फ्रेज क्या हो जाएगा, जो एडवर्ब वाला काम करेगा, यानी कि अ फ्रेज व्हिच एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। ये किसी को क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई कर देता है किसी भी सेंटेंस। द किड सैट बिसाइड हर मदर, तो यानी उस मदर अपनी मदर के पीछे बिसाइड में बैठी है, साइड में। प्लीज अरेंज द मेडिसिन इन द स्टोर, कहाँ पे अरेंज करना है, स्टोर रूम। तो ये किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, एडवर्ब वाला काम हो रहा है, इसीलिए क्या हुए, एडवर्ब फ्रेज। फिर आता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, जो पोजीशन बताए, यानी कोई चीज कहाँ पर है। तो फ्रेज कंप्राइजिंग अ प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन और नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो फादर सेक्रीफाइड हिज लाइफ, इसके लिए फादर ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी, फॉर द सेक ऑफ हिज सन, अपने बेटे के लिए। तो ये सारा क्या है, फॉर द सेक ऑफ हिज सन हो गया प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशनल फ्रेज। ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट, वो कहाँ पर सो रहा है, कारपेट पर। तो ही इज स्लीपिंग, ये क्या हुआ, एडवर्ब फ्रेज। फिर आता है हमारा क्लॉज। तो देखो हमने सारे पार्ट्स पढ़े किसके, फ्रेजेस के। अब हम पढ़ेंगे क्लॉज। माय अंकल गेव मी अ गोल्ड चेन, तो गोल्ड चेन क्या है, फ्रेज हुआ, जो हम अभी अभी पढ़ते हैं। माय फादर गेव मी अ चेन व्हिच वाज मेड ऑफ गोल्ड, तो यानी ये भी गोल्ड चेन है, उससे भी वही मीनिंग है। और जो सोने से बनी हुई है, जो गोल्ड पे बनी हुई है, तो क्या है, क्लॉज। तो फ्रेज होता है नॉर्मल और क्लॉज होता है उसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, यानी डिटेल में बताना। तो ये फ्रेज होगा और ये क्या होगा, क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। देखो
In sentence 1, the word board change is a phrase, but in sentence 2, the expression response which was made of gold has a finite verb made and a subject which. तो क्लॉज क्या होगा, किसी सेंटेंस का पार्ट होगा, पूरी वर्ब होगी यानी फाइनाइट वर्ब होगी और उसमें सब्जेक्ट भी होगा. तो यही डिफरेंस होता है क्लॉज और फ्रेज में. तो सेंटेंस में हैव वन और मोर देन वन क्लॉज. किसी सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा क्लॉज भी हो सकता है. Some clauses can work alone as a sentence. और कुछ क्लॉजेस तो ऐसे हैं वो खाली सेंटेंस की तरह भी वर्क कर सकते हैं. क्या प्रेस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कुछ मीनिंग कन्वे करते हैं, पूरा नहीं करते. बट सम सीम्स टू बी इनकम्प्लीट. पर कुछ ऐसे रहते हैं जो इनकम्प्लीट रहते हैं, तो उन्हें हमें सेंटेंस में यूज करना पड़ता है. A clause has only one finite verb in. और क्लॉज में सिर्फ एक ही वर्ब होती है. अब हम पढ़ेंगे क्लॉजेस के भी टाइप. क्लॉजेस कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप्स के, मेन और इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज. फिर दूसरा होता है सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट. तो विकास ड्राइव्स टू वर्क अर्ली सो दैट ही कैन अवॉइड पेइंग. तो ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा. तो इन पार्ट 1 विकास ड्राइव्स टू वर्क अर्ली, यानी किसकी ड्राइव करता है ताकि वो जल्दी पहुंचे. तो विक्की इज सब्जेक्ट एंड ड्राइव्स इज फाइनाइट. तो विक्की के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट हुआ, और ड्राइव यानी कुछ काम हो रहा है, एक्शन हुआ है, तो वो हमारी वर्ब होती है. हेंस इट इज अ क्लॉज. तो इसमें सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, तो ये क्या हुआ? ये क्लॉज हुआ. ऑल्सो इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, और ये पूरी कंप्लीट सेंस में दे रहा है. ये क्या हुआ? ये क्लॉज हुआ. A group of words expresses a complete thought and can stand alone as a sentence. It is an independent clause. It is also called a main clause. तो यानी जब अकेला अलग से भी यूज हो सकता है, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और वो क्या होगा? मेन क्लॉज. फिर दूसरा पार्ट देखते हैं. So that he can avoid being late. ताकि वो किसको अवॉइड कर सके, ताकि वो लेट ना हो. तो दिस पार्ट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन क्लॉज. तो ये उसी के बारे में हमें एक्स्ट्रा बताया गया कि वो क्यों जा रहा है, ताकि वो लेट ना हो, जल्दी पहुंचे. ये उसका कारण बताया जा रहा है. ऑल्सो इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस एज इट इज एन डिपेंडेंट क्लॉज. तो अगर हम इसको अलग से देखेंगे तो मतलब पूरी बात नहीं बता पा रहा, ये रीजन बता रहा है. तो ये कैसा क्लॉज है? डिपेंडेंट, यानी ये दूसरे पार्ट पर डिपेंड करता है. और पहला वाला इंडिपेंडेंट है. अगर ये नहीं लिखा होगा तो भी वो अकेला भी यूज हो सकता है. तो ये डिपेंड्स किसमें था? इंडिपेंडेंट में और डिपेंडेंट. तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वाले को ही हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल देते हैं, क्योंकि ये अलग से यूज नहीं हो सकता. फिर आता है हमारा इसके पार्ट्स. तो टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. तो ये भी सेम वही, जो नाउन वाला काम करेगा वो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव वाला काम करेगा एडजेक्टिव क्लॉज, और एडवर्ब वाला काम करेगा वो एडवर्ब क्लॉज. A dependent clause that functions as a noun in a sentence is known as noun clause. So he knows that he will pass the test. उसे पता है कि वो जो टेस्ट है वो पास कर लेगा. तो he knew is the main clause. तो he knew, उसे पता है ये main clause है, और जो बाकी का है that he will pass the test is subordinate noun clause as it answers the question what. तो क्या कर लेगा? वो टेस्ट को पास कर लेगा. तो ये कैसा हो जाएगा? Subordinate noun. A noun clause works as a noun that acts as a subject, object, or a predicate in a sentence. A noun clause starts with the words that, how, what, when, where. यानी कौन, कहाँ, ये सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं किसमें? नाउन क्लॉज से पहले. फिर आता है एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा? जो एडजेक्टिव वाला काम करेगा. That functions as an adjective. उसको हम बोलते हैं adjective clause. It works like an adjective in a sentence and modifies. ये adjective वाला काम करता है और noun या pronoun को modify कर देता है. जैसे it begins with a relative pronoun. ये relative pronoun से start होते हैं. That, who, which, whom, whose. तो ऐसे words इसमें देखने को मिलते हैं. It also begins with a relative adverb. ये relative adverb से भी start हो सकते हैं, जैसे when, where, why. For example, I met the boy who helped me. इसने मेरी मदद करी. तो the boy whom you know is my friend. जिसको तुम जानते हो वो मेरा फ्रेंड. तो living क्या हुआ? whom, whose. non-living हुआ which, that, of which या where. और living और non-living के लिए जो दोनों के लिए वर्ड्स यूज होते हैं वो होता है that.
यानी लिविंग के लिए ये वाले वर्ड्स यूज होंगे, नॉन लिविंग के लिए ये वाले, और दोनों के लिए डेट यूज हो सकता है। यानी डेट किसी पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है और किसी थिंग के लिए भी यूज हो सकता है। फिर आता है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होगा? जो एडवर्ब वाला काम करेगा। जैसे फंक्शन ऑफ एडवर्बियल, तो टाइम के लिए व्हेन आएगा, प्लेस के लिए वेयर आएगा। तो आई केम व्हेन स्टूडेंट्स वर अबाउट टू लीव, मैं तब आया जब बच्चे ही जाने वाले। प्लेस, वेयर, जगह, तो यू मे सिट वेयर यू, वहां चाहो वहां बैठ सकते हैं। रीजन या क्लॉज, रीजन के लिए कैसे वर्ड यूज होता है? एज या फिर बिकॉज। तो ही टेक्स मेडिसिन बिकॉज ही इज, तो उसने मेडिसिन दे रहा था तो वो बीमार था। कंडीशन, इफ या अनलेस लगाऊंगे, आई शैल हेल्प यू इफ यू बिहेव योरसेल्फ, मैं तुम्हारी तभी हेल्प करूंगा अगर तुम सही से रहोगे। इफेक्ट या रिजल्ट, तो दैट वर्ड, तो वी आर सो हैप्पी दैट वी वांट टू सेलिब्रेट, हम बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि हम क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे। मैनर, एज या फिर एज, तो माई फ्रेंड एक्टेड वेल एज ही डज यूजुअली, तो मेरा फ्रेंड खुश लग रहा है जैसे वो करता, तो ही एक्टेड एज इफ ही वाज हैप्पी, इसमें क्या हो रहा है कि वो ऐसे एक्ट कर रहा है कि जैसे वो खुश है। फिर आता है कंपैरिजन, एज या फिर दैट, तो आवर हाउस इज जस्ट एज नाइस एंड न्यू, हमारा घर पे कितना ही अच्छा है जितना कि होगा। तो एज इफ इज टॉलर देन, असीफ इज टॉलर देन रहीम, तो असीफ जो है वो रहीम से क्या है? टॉलर है, टॉल हो। तो ये क्या है? इनके एग्जाम्पल। यानी टाइम है तो हम व्हेन का यूज करते हैं, प्लेस है तो वेयर का यूज करते हैं, रीजन के लिए हम एज या फिर बिकॉज का यूज करते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर नहीं तो फिनिश होता है। आई होप आपको सारी ही चीजें अच्छे से समझ आएंगी। तो आज को लेते हैं, थैंक यू।